तो फिजिक्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक कोई स्लैब हो टी थिकनेस का। तो टी थिकनेस की स्लैब्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में अगर स्लैब के दूसरी तरफ हमारा ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना शिफ्ट दिखाई देगा, इसके बारे में हमने एक फार्मूला डेराइव किया था। और मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो, तो लास्ट क्लास में हमने एक स्लैब के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता, मान लो ऐसे। एक स्लैब लेते हैं, ये कोई ग्लास की स्लैब थी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कोई म्यू है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता है इसे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मान लो शिफ्ट हो जाता है कोई एस। यहाँ से यहाँ तक कोई एस शिफ्ट होता है। और इस स्लैब की थिकनेस टी अगर दे रखी हो, तो ये जो शिफ्ट होता है एस, इसकी वैल्यू आती है टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू आता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आया था, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले को और थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक केस ले लेते हैं कि अगर मान लो, इस केस में तो जैसे हमने सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 लिया था, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया था, यहाँ पे म्यू लिया। हमने सराउंडिंग का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लिया, एयर ले लिया था मीडियम। लेकिन अंदर जो ग्लास था हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया था हमने, म्यू लिया था। अब एक इम्पॉर्टेंट केस ले रहे हैं। केस क्या है कि अगर मान लो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए हमारा म्यू 1, और ये हो जाए मान लो म्यू ग्लास, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, उसे देखते हैं। ये म्यू 1 तो ले लेते हैं अपन, म्यू 1 ले लेते हैं, एयर ना लेके यहाँ पे कोई मीडियम ले लेते हैं। तो म्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, जो आसपास का मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया जो बाहर का है। पहले वाला केस क्या था, बाहर वाला जो सराउंडिंग मीडियम था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया था, म्यू की वैल्यू उसके लिए 1 ले ली थी। लेकिन यहाँ पे अपन 1 ना लेके हमने क्या ले लिया, इसको कोई म्यू 1 ले लिया, है ना। तो ये हो गया आसपास के वातावरण का, आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक, आस पास के वातावरण वातावरण का अपवर्तनांक। तो जो आसपास मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और जो म्यू 2 है, म्यू 2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब। जो ग्लास की स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मान लो म्यू 2। ये हो गया ग्लास पट्टी का अपवर्तनांक। तो देखो, इस केस में जो शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला जो आएगा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा टी टाइम्स 1 - अब देखो यहाँ पे जो ये 1 आया था, ये 1 ऊपर वाला 1 अपॉन म्यू है। नीचे जो म्यू है वो तो क्या है, इस ग्लास की स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो ऊपर वाला 1 है, ये क्या है, ये सराउंडिंग जो मीडियम था, सराउंडिंग मीडियम इस वाले केस में क्या था, एयर था। तो ये 1 क्या है, जो सराउंडिंग मीडियम एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पे क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो उस 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा म्यू 1। और नीचे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू 2। तो इस केस में देखो, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एस इज इक्वल टू टी इंटू 1 - म्यू 1 अपॉन म्यू 2। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, शिफ्ट एस इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 - म्यू 1। म्यू 1 तो हो गया म्यू सराउंडिंग का, डिवाइडेड बाय ये म्यू 2 क्या है, म्यू ग्लास का, है ना, जो ग्लास की स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी टाइम्स 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन में म्यू ग्लास। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी किए थे, मैंने एक टी 10 सेंटीमीटर की थिकनेस की स्लैब दी थी, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दिया था कोई 3/2 1.5 दिया था। और बाहर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था
वन जो एयर दिया था। तो उस केस में मैंने आपसे शिफ्ट पूछा तो शिफ्ट आपने सीधा निकाला था। अब एक केस ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी ये जो सब कुछ है, मान लो हम पूरे इस सिस्टम को वाटर के अंदर लेके चले जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस वाटर के अंदर यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है। वाटर के अंदर क्या लिया हमने? एक ग्लास स्लैब लिया, ठीक है। ये वाटर है, और एज वी नो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है कोई 4/3, ठीक है। ये 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। और ग्लास की स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 4/3 ना लेके इसको ले लेता हूँ 5/3। मतलब वाटर है लेकिन थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो 5/3 का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई वाटर है। और हमारा जो ग्लास है, ग्लास की जो पट्टी का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई, ये है मान लो 3/2 की जगह अपन थोड़ा सा और इसको कम ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं कोई, चलो 3/2 ही ले लेते हैं, ये है 3/2। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस केस में जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, वाटर के अंदर ही है लेकिन स्लैब के दूसरी तरफ है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो शिफ्टिंग है इसे कितना दिखाई देगा, ये सवाल है। हाउ मच शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, हाउ मच शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, हाउ मच शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। तो प्रेक्षक के द्वारा कितना शिफ्ट प्रेक्षित किया जाएगा, प्रेक्षक के द्वारा कितना शिफ्ट प्रेक्षित किया जाएगा, यानी कि प्रेक्षक को कितना शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कितना शिफ्ट हो गया है। जैसे लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था, तो वहाँ से आगे ही आपको इसमें बताना है कि इस केस में कितना शिफ्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। ये आंसर बताइए, बताइए। हम्म। और टी जो स्लैब का थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे जो स्लैब का थिकनेस है ये 10 सेंटीमीटर है टी। बताइए, ट्राई कीजिए। फॉर्मूला वही है अभी जो हमने ड्राइव किया। जो शिफ्ट है एस, इसकी वैल्यू आती है टी इंटू 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन में म्यू ग्लास, या फिर म्यू सराउंडिंग अपॉन स्लैब ले लो, इसको स्लैब भी ले लो क्योंकि ग्लास हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ग्लास की कोई पट्टी का अपन काम में ले रहे हैं, ये भी हमेशा आवश्यक नहीं है, तो आप इसको म्यू स्लैब भी ले सकते हो। तो बताइए फटाफट क्या आंसर आया। क्या आंसर आया? माइनस में 10/9 जितेंद्र ने दिया आंसर। ओके, देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अब माइनस में आया है, इसका मतलब भी हमें समझना है कि ये माइनस का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे शिफ्ट एस की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो टी का वैल्यू तो हो गया 10 × 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3, डिवाइडेड बाय स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, इतना है। तो यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 10 × 1 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 10, और नीचे 3 आएगा और 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब ये वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल टू 10 × 9 का अपन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 10 अपॉन में 9। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स यहाँ पे -1/9 आएगा, और यहाँ से शिफ्ट का वैल्यू आ जाता है -10/9। और लगभग इसको वैल्यू देखें तो माइनस में कोई 1 पॉइंट यहाँ पे 1.11 के आसपास इतना यहाँ पे शिफ्टिंग आ जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग आया है ये नेगेटिव शिफ्टिंग है।
यहाँ पे शिफ्टिंग क्या है, माइनस है, आप देखो तो। और जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट जो हमारा रिफ्रैक्शन का जो लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चन था, उसमें जो शिफ्ट आया था वो पॉजिटिव था। तो यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि भाई शिफ्ट पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या होता है, और शिफ्ट नेगेटिव हो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग का 5/3 और ग्लास का 3/2, यहाँ पे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट जो है वो दूर गया है। देखो यहाँ से यहाँ की तरफ गया है इतना, यानी कि इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा और ये पीछे चला जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो ये शिफ्ट नेगेटिव आने का मतलब क्या है, शिफ्ट नेगेटिव आने का मतलब है अवे फ्रॉम द स्लैब। और शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब है, एक पॉइंट ये ध्यान में रखें कि अगर मान लो शिफ्ट पॉजिटिव आता है, एस पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया टुवार्ड्स द स्लैब, टुवार्ड्स द स्लैब, ठीक है, यानी कि पट्टिका की ओर होगा, पट्टिका की ओर। जैसा वो क्वेश्चन किया था ना लास्ट वाला, उसमें शिफ्ट पॉजिटिव आया था 5 सेंटीमीटर का, तो प्लस का था वो, यानी कि पट्टिका की ओर आया है वो। लेकिन अगर शिफ्ट नेगेटिव हो जैसे इस केस में आया, तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम स्लैब, अवे फ्रॉम स्लैब आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लैब से दूर जाएगा, पट्टिका से दूर, पट्टिका से, ये केस क्या हो जाएगा, दूर का केस हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो कंडीशन होगी, जो स्लैब की और वाला केस होगा वो क्या होगा, उस केस में जो म्यू स्लैब होगा वो ज़्यादा होना चाहिए म्यू सराउंडिंग से। अगर मान लो म्यू स्लैब यानी कि पट्टिका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो उस केस में तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो स्लैब की ओर आएगा, ठीक है। और अगर मान लो म्यू स्लैब अगर छोटा है, यानी कि पट्टिका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग का मीडियम है उससे छोटा है, तो पट्टिका जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो दूर ऑब्जर्व होगा ग्लास की पट्टिका से। इस बात को समझे आप। जैसे बाहर एयर था और एयर के अंदर हमने क्या रखा, एयर के अंदर ग्लास की पट्टिका रखी, तो उस केस में ग्लास की पट्टिका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के केस में क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है, जो इस पट्टिका की दूसरी तरफ जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जेक्ट जो है वो स्लैब की ओर खिसका हुआ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, जैसे अभी हमने फिलहाल केस लिया, जैसे वाटर हो गया या ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन में आप कांच की पट्टिका डालो, तो उस केस में जो शिफ्टिंग है वो दूर होगी ना कि पास होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपके पास आने वाला है या फिर ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाने वाला है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ए स्लैब। तो मैंने पूरा स्लैब के केसेस ले लिए और स्लैब के बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब आप स्लैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो। अब रिफ्रैक्शन में अपन नेक्स्ट आइडिया को पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन का जो एक और एप्लीकेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, जिसको अपन आज की डेली लाइफ हमारी उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बिना अधूरी है, तो उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक, आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन, सॉरी परिवर्तन नहीं, परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। मान लो ये कोई डेंसर मीडियम है और उस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हम लाइट की रे को भेज रहे हैं। ये हमारा कोई डेंसर मीडियम है, जैसे वाटर वगैरह हो गया,
और डेंसर से रेयर में अगर भेजते हैं तो हम ये जानते हैं कि लाइट की रे क्या होती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। लाइट की रे क्या होती है, नॉर्मल से दूर होती है, ऐसा हम जानते हैं। ये केस हो गया, जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल ले लिया हमने, और यहाँ पे इंसिडेंट रे कोई आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। हुई या नहीं हुई, यही बात समझ में। अब देखो और केसेस लेते हैं। अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते रहते हैं, ये तो है इंसिडेंट एंगल आई, ये है इंसिडेंट एंगल आई, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल आर। यहाँ पे ये है डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और ये है रेयर मीडियम यानी कि विरल है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रे कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है इस केस में, रे इज पासिंग फ्रॉम, रे इज पासिंग फ्रॉम, पासिंग फ्रॉम denser to rare medium, rare medium, ठीक है। किरण, किरण क्या हो रही है, सघन से, सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम की ओर जाती है। तो इस केस में अपन को पता है कि जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है ना। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अपन और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे ये इंसिडेंट एंगल और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे पहले इधर थी, इधर से ये इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी। तो एक केस ऐसा आएगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे हमारी जो सेपरेटिंग सरफेस है, जो सरफेस हमारा रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है, उस सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जिस इंसिडेंट रे के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जैसे ये एक ऐसी कोई इंसिडेंट एंगल आएगा, ये नॉर्मल हो गया। और जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिस इंसिडेंट एंगल के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया कोई आई, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सेपरेटिंग सरफेस जो है जिसमें डेंसर और रेयर मीडियम सेपरेट होता है, उसके पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं आई इज इक्वल टू सी बोलते हैं। जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको अपन सी बोल देते हैं। यहाँ पे सी जो होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इस क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया, इस क्रिटिकल एंगल पे, और ये क्रिटिकल एंगल क्या है, देखो 90 डिग्री से छोटा ही है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो उस 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई, डेंसर और रेयर मीडियम के को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल चली गई। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होने वाला है। वापस मैं एक और केस बनाता हूँ। अब मैं इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देता हूँ। ये जो कोई एक क्रिटिकल एंगल था जिस क्रिटिकल एंगल के लिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो गई, उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। अब मैं इंसिडेंट जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और ज़्यादा ले लेता हूँ। अब देखो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लेंगे तो इस केस में अब ये जो रे है यहाँ से अब पैरेलल तो चली गई, अब पैरेलल गई थी, तो क्योंकि देखो यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, और यहाँ तक पहुँच गया। अब ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल इधर ना जाके वापस उसी मीडियम में जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन नाउ के क्या होने लगेगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग गया, ये क्या होने लग गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग गया। तो इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हम कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और उसके लिए अगर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण, अगर मान लो आपतित कोण जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंसिडेंट रे है वो
रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन शो करती है, इस इंसिडेंट को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जो ग्लास हमारा होता है, प्लेन मिरर वगैरह कोई होते हैं, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो इतना 100% नहीं होता, यानी कि कोई ना कोई हमारी जो रे की इंटेंसिटी है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरी तरह से 100% होता है, थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं होता। ये इस रिफ्लेक्शन की खासियत होती है। तो इस वजह से इसको 100 रिफ्लेक्शन यहाँ पे माना जा सकता है आइडियली, आदर्श रूप में। होता है नुकसान तो बहुत ही माइनर सा छोटा मोटा नुकसान होता है। तो यहाँ पे इस वजह से इस रिफ्लेक्शन को अपन क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम, व्हेन एन इंसिडेंट ray passes from denser to, passes from denser to rare medium, then if angle of incidence become larger than critical angle, larger than critical angle, then instead of refraction, instead of refraction reflection occurs. this is called this is called total internal reflection, total internal reflection। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब एक किरण, यहाँ पे देखो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, यानी सघन से विरल जानी चाहिए। ठीक है, जब एक किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है में जाती है एवं इसका आपतन कोण एवं इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, हो जाता है, तो अपवर्तन की बजाय परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसे क्या कहते हैं अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बस कंडीशन ध्यान में रखना, डेंसर से रेयर जाना चाहिए इंसिडेंट रे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल एंगल। अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें उस केस पे, क्रांतिक कोण पे देखो क्या होता है, एक बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा क्रांतिक कोण पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। मान लीजिए जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, और यहाँ पे एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ पे हमने म्यू 1 ले लिया। अब हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू 1 साइन आई
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये स्नेहल्स लॉ कहता है। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब इस केस में जो म्यू वन है उससे तो ले लिया हमने म्यू, और इंसिडेंट एंगल जो है हमारा जब क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल हो जाता है, आई इज इक्वल टू सी हो जाता है। तो म्यू साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू की वैल्यू ले ली वन, और उस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू वन हो गई, यानी कि म्यू साइन सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, या फिर साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन म्यू यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है सी, उसे अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू। तो कोई भी दो मीडियम्स के बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, वन अपॉन म्यू करना है। तो वन अपॉन म्यू करने से हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के तौर पे जैसे मान लो कोई मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम लिया, इस मीडियम से कोई रे जा रही है रिफ्रैक्ट होके, इस मीडियम से कोई रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है। तो आपको पता लगाना है कि भाई क्रिटिकल एंगल कितना होगा, सी की वैल्यू क्या होगी इस केस में। अगर मान लो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों मीडियम्स का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि क्रिटिकल एंगल सी क्या होगा इस केस में, सी की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1। तो बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा इस केस के लिए, व्हाट विल बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बताओ जल्दी से फटाफट बता दो। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया उसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फटाफट बता दो क्रिटिकल एंगल कितना आएगा इस केस में। हम्म कितना जाएगा, बाकी लोग भी बताओ, सारे बताओ। बिल्कुल जितेंद्र, बाकी लोग भी आंसर बताओ। मैं बाकियों का भी आंसर देखना चाहूँगा। जितेंद्र काफ़ी आंसर देता है, बाकी लोग क्यों नहीं देते, बाकी लोग भी जवाब दो। कितना आएगा इस केस में एंगल की वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है बस, साइन सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू। क्या यूज़ करना है, साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन म्यू हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, वन अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। अब साइन सी इज इक्वल टू हाफ है, तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री नहीं होनी चाहिए क्या। आई बात समझ में, ये आंसर हो गया। यानी कि इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, इस केस में क्रिटिकल एंगल हो जाएगा सी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आई समझ में या नहीं आई बताओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम्म ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और आपको प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन और देखो। जैसे एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेना कि अगर मान लो ये म्यू टू वन ना होता, इफ़ म्यू टू इज़ नॉट वन, यहाँ पे इफ़ म्यू टू इज़ नॉट वन और कुछ और होता, तो उस केस में देखो क्या करते हैं अपन, म्यू वन साइन आई इज साइन सी इज इक्वल टू हो जाता म्यू टू साइन 90। ठीक है, अगर मान लो कोई जनरल केस ले ले, दूसरा मीडियम एयर ना लेके कोई और दूसरा मीडियम ले ले, तो इस केस में ये तो हो जाएगा वन, और यहाँ से साइन सी की वैल्यू देखो आती है, ये आती है म्यू टू अपॉन म्यू वन आ जाती है। तो इस केस में साइन सी क्या आएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, साइन सी बराबर क्या आएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगा, अगर दूसरा मीडियम एयर ना हो के कोई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू हो। तो उसका भी एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है जैसे कोई आपका मीडियम है इस तरह का, इस मीडियम से लाइट की रे जा रही है ऐसे, लाइट की रे ऐसे जा रही है इस तरह से, और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पता लगाना है इस केस में।
क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा अगर यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू तो है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू √3। तो इस केस के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर दिस केस? जल्दी से बता दो। और मैं चाहता हूँ सभी आंसर दें, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बाकियों के भी आंसर बताओ, बाकी लोग भी बताइए। हम्म साइन 60, सी की वैल्यू 60। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राहुल, रंजीत, बिल्कुल बढ़िया। जितेश, हितेश, एकदम सही आंसर दिया। तो क्या हो जाएगा? वही साइन सी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या लेना है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 ले लोगे इस केस में, है ना। तो साइन सी बराबर आ जाएगा म्यू 2 किधर जा रहा है? √3 में जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? 2 से आ रहा है। तो इस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा साइन सी। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फंडा समझ में आया? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेसिक फंडा। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैं आपको एक और गजब की मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ये अपन पढ़ते हैं मज़ेदार चीज़, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस समझिए। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्ति का चक्र। प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का चक्र। तो देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वाटर है, मीडियम है। इस वाटर मीडियम में यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है। जैसे मैं यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स ले लेता हूँ, इस जगह पे ये लाइट सोर्स है, मान लो कोई, ये कोई लाइट सोर्स है, कोई अच्छा खासा, ये है कोई लाइट सोर्स, ठीक है। और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब इस लाइट सोर्स से जब रेज पास ऑन होगी, तो ये रेज देखो कैसे जाएगी। ये जो सबसे ऊपर वाली रे है, ये तो ऐसे की ऐसी चली जाएगी, जो नॉर्मल के अलॉन्ग रे जाती है वो तो सीधी की सीधी चली जाती है। लेकिन मैं बाकी रेज की बात करूं, जैसे इसके पास में कोई ऐसे कोई रे होगी, ऐसे इधर जाने वाली जो रे होगी यहाँ से, ये थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, डिविएट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन एक ऐसी रे आएगी जो यहाँ से यहाँ तक मैं अगर देखूँ, तो ये जो रे होगी, ये रे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे जाएगी। तो इसके बाद वाली ये जो रे है, ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे ही जाएगी, सी पे ही जाएगी। तो ये रे यहाँ पे हमारे इस सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। और इसके बाद अगर कोई भी रे जाती है ऐसे, तो ये जो रे है वो क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट होगी, टीआईआर का पार्ट होगी। ऐसा कुछ होएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये रे गई, ये तो सीधा सीधा ऊपर चली जाएगी। ये जो रे है नॉर्मल से थोड़ा सा डिविएट होगी। ये रे हमारी क्रिटिकल एंगल पे ही जा रही है। मान लो ये जो रे जा रही है वो किस पे जा रही है? क्रिटिकल एंगल सी पे ही जा रही है। ये हो गया क्रिटिकल एंगल सी, यहाँ पे ना होके ये हो जाएगा सी, यहाँ पे ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल सी, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी रेज होगी आगे वाली, ये क्या होगी? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट होगी। और ऐसा ऐसा यहाँ पे देखो इस साइड देखने को मिल रहा है, तो ये एक सारी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे ये कोई आपका लाइट का सोर्स है, मेरे वीडियो की तरफ देखना, मेरा हैंड के मूवमेंट्स, ये लाइट का कोई सोर्स है, तो इससे इस डायरेक्शन में अगर कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो ये तीनों दिशाओं में, अगर मैं मतलब चारों दिशाओं में बात करूं, तो हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इस डायरेक्शन में जाएं, तो इस डायरेक्शन में जो एक इंसिडेंट रे जब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे चला जाएगा, तो उस केस में भी हमें टी आई आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी टी आई आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ये हो गई, जो ये वो रे है जो क्रिटिकल एंगल पे जा रही है। और उसके बाद वाली जो कोई भी रे होगी वो टी आई आर का पार्ट हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जर्वर को यहाँ पे देखने के लिए लगाऊं, यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर को किसी देखने के लिए लगाऊं, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो लाइट का सोर्स है
वो इतने पार्ट में ही दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखना, मैं एक पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइट का सोर्स जो है वो केवल और केवल इतने पार्ट में ही दिखाई देगा, इससे ज़्यादा पार्ट में लाइट का सोर्स दिखाई नहीं देगा। केवल लाइट का सोर्स इतने पार्ट में, एक एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, उसी डिस्क के अंदर ही क्या दिखाई देगा, ये नीचे वाला लाइट का सोर्स दिखाई देगा। क्योंकि लाइट की रे जो ये इधर वाली जो रेज होगी, अगर मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पे लगाऊं तो इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे जो लाइट है हमारी, लाइट का सोर्स है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे लाइट का सोर्स इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, प्रतिदीप्ति का केंद्र। क्यों? क्योंकि हमें जो लाइट का सोर्स है वो केवल इतने पार्ट में ही दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन की जाती है कि अगर ये इस लाइट ऑफ जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, इसकी अगर रेडियस निकालनी हो तो ये रेडियस कितनी आएगी, आर कितना आएगा। तो इसका रेडियस मान लो आर अपन को निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। आर की वैल्यू बहुत आसान है और ये जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ से कोई डी डेप्थ नीचे है। कितनी डेप्थ पे नीचे है, ये मान लीजिए कोई डी डेप्थ पे नीचे है, और हमें डी की टर्म्स में आर की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल ऑफ सी है तो ये भी एंगल सी हो जाएगा। ये एंगल क्रिटिकल एंगल सी है तो ये भी एंगल सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेन सी की वैल्यू है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगी इस ट्राइंगल में। ये जो लाइट का सोर्स है इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो टेन सी है, टेन सी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D टाइम्स टेन सी आ जाएगा। D टाइम्स टेन सी आ जाएगा, ये आ जाएगी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस। ठीक है, R आ जाएगी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस, D टेन सी। अब एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि भाई साइन सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन म्यू होती है। साइन सी क्या होता है, वन अपॉन म्यू होता है। तो अब देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन अपॉन म्यू दे रखी है, और टेन सी का वैल्यू निकालना है। जैसे ये सी का वैल्यू दे रखा है वन अपॉन म्यू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो वन है और हाइपोटोनियस क्या हो गया, म्यू हो गया। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस में वन हो जाएगा। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी। तो यहाँ से इस ट्राइंगल लॉ से मैं अगर टेन सी की वैल्यू देखूँ तो टेन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वन हो गया और बेस हो गया म्यू स्क्वायर माइनस में वन। तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू वन अपॉन म्यू थी, लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टेन सी की वैल्यू निकाल ली, वन अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी डी इंटू वन अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वन, या फिर आर आ जाएगा डी अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आगे अपन कल लेंगे, आज वैसे क्लास का टाइम हो चुका है तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे लेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही।